आज का टॉपिक क्या है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति निर्वाचित होगा, ये कौन कह रहा है? हमारा संविधान, यानी आर्टिकल 52। यहां से राष्ट्रपति की शुरुआत होती है। ठीक है। भाग कौन सा है? भाग एक कहां से कहां तक है? 1 से 4, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग एक। भाग दो, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। भाग तीन मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है। और भाग 5 52 से लेकर आने वाले समय में। ठीक है। देखो, यानी ये कौन सा पार्ट है? प्रेसिडेंट कहां पर है? भाग 5 में। संघ और उसकी कार्यपालिका, इसकी हेडिंग क्या है? संघ और उसकी कार्यपालिका। इस भाग 5 के तहत आज का टॉपिक क्या है? भारत का प्रेसिडेंट। ठीक है। तो अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो, अगर इसको अनुच्छेद वाइज पढ़ोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। जैसे क्या लिखा अनुच्छेद 52 में? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके जस्ट नीचे अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा उन समस्त शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा ना। इसे 54 क्या कहेगा? 54 राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में आ जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। पहले तो समझो कौन है भारत का राष्ट्रपति। उसके चुनने के लिए कुछ योग्यताएं होंगी। क्या किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? तो चुनने की व्यवस्था का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 58 में। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कब बनेगा? जब वो कुछ योग्यताओं को पूरा कर रहा हो। वो योग्यताओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 58 में। कितनी योग्यताएं हैं? 3 योग्यताएं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। और तीसरी शर्त, नहीं, वो शर्त है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या? अभी सब आएगा, अभी धैर्य रखो। ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन वह व्यक्ति कौन होगा जो राष्ट्रपति बनेगा? तो प्रत्येक व्यक्ति तो राष्ट्रपति बन नहीं सकता। उसके लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया। उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 58 में। कितनी योग्यताएं? पहली, यह क्या हो? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली। और तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या इन तीनों योग्यताओं के होने के बावजूद क्या प्रत्येक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? जैसे हम मान लो, हम भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखते हैं। मान लो ये तीनों योग्यताएं हम पूरी कर रहे हैं, तो क्या हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेंगे? क्या होगा? इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। उन शर्तों का उल्लेख कहाँ किया गया है? 59। वो शर्त है। शर्त क्या है? इन सब योग्यताओं के होने के बावजूद भी उसने लाभ का पद धारण ना किया हो। किसने लाभ का पद धारण नहीं किया हो? वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये तीनों योग्यता रखता है, उसके बावजूद भी वह व्यक्ति लाभ के पद को धारण ना किया हो। क्या ये तीनों चारों चीजों के बाद भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? अब क्या बचा? नहीं, वो तो है, चलो उसके बाद अभी बताएंगे क्या। ठीक है। ये लाभ का पद क्या होता है? इस लाभ के पद का उल्लेख कहाँ किया गया? आर्टिकल 59 में। अगर कोई पूछे लाभ का पद क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है?
तो आप ये बोलेंगे लाभ के पद का उल्लेख तो किया गया है संविधान में, लेकिन उसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। क्या है? उसकी परिभाषा कहीं भी नहीं। जैसे अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख है कहां पर? हाँ, 17 में। लेकिन अस्पृश्यता के को हम समझेंगे क्या? उसकी परिभाषा कहीं दी गई है? नहीं दी गई। उसी तरह से लाभ का पद कहाँ लिखा है? 59 में। लेकिन इसकी परिभाषा कहीं दी गई है? तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि लाभ का पद उसको कहेंगे जिसको प्राप्त करने के बाद आपको क्या हो रहा हो, कुछ वित्तीय लाभ की प्राप्ति हो रही हो। यहां तक समझ में आ गई? बात समझ आई यहाँ पे? कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन होगा? जो अनुच्छेद 58 में लिखी गई योग्यताओं को पूरी कर रहा हो। 58 में कितनी योग्यताएं हैं? तो 3। पहली क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। और तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके बावजूद भी ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा जिसने लाभ का पद धारण किया हो। लाभ के पद की परिभाषा कहीं दी है? नहीं दी है। उसका मोटे तौर पे ये अनुमान लगाया जाता है कि वह व्यक्ति उस पद को लाभ का पद कहेंगे जिस पर बैठने के बाद आपको क्या मिल रहा हो, कुछ सैलरी मिल रही हो, वित्तीय लाभ की प्राप्ति हो रही हो। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ क्या लिखा है? वह भारत का नागरिक हो। यूएसए के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में एक अंतर। यूएसए में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? जो भारत का यूएसए का जन्म से नागरिक हो। यहाँ पे क्या शर्त है? यहाँ पे शर्त क्या है? क्या लिखा है? जन्म से नागरिक। यहाँ पर सिर्फ नागरिक होना चाहिए। नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? कौन कौन से? भारत में नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है? कितने आधार? 1 2 3 4 और 5। कौन कौन सा? पहला, बाय बर्थ। दूसरा, बाय डिसेंट। बाय रजिस्ट्रेशन। बाय नेचुरलाइजेशन। और बाय एक्विस्टेशन। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ तो वो बाय बर्थ भारत का नागरिक हो गया, या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो वो भारत का नागरिक हो गया। आधार क्या है? वंश के आधार पर। रजिस्ट्रेशन, कोई बाहर रह रहा है, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक हो जाएगा। बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब कोई व्यक्ति जो भारत में है ही नहीं, उसका संबंध भारत से कहीं से दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नागरिकता लेना चाहता है तो इस प्रोसेस के थ्रू वह नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। और चौथा, यदि भारत ने किसी क्षेत्र को अर्जित कर लिया, जीत लिया, तो वहां पे रहने वाले सभी व्यक्ति क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक। इन सभी आधार पर नागरिकता मिल रही है। राष्ट्रपति चुनने के लिए, राष्ट्रपति के पद को प्राप्त करने के लिए उसे सिर्फ क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। आधार चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे। लेकिन यूएसए में यूएसए का राष्ट्रपति वही बनेगा जिसका जन्म कहाँ हुआ हो? यूएसए में। इन आधार पर यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी यूएसए का व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाएगा और राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? आगे चले, देखो। फिफ्टी 59 ने क्या कहा कि उस व्यक्ति ने लाभ का पद धारण ना किया हो। ये लाभ का पद का क्या मतलब है? इस पद पर बैठने पर यदि आपको वित्तीय लाभ की प्राप्ति हो रही तो आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा? उस पद से रिजाइन देना पड़ेगा। इसी लाभ के पद को समझाने के लिए संविधान में कुल मिला के 5 पदों को लाभ के पद से बाहर रखा। वो 5 पद कौन से हैं? पहला, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है तो राष्ट्रपति के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तीसरा, किसी राज्य का राज्यपाल का लाभ का पद
नहीं माना जाएगा। चौथा, संघ के अन्य मंत्री, यदि कोई मंत्री है तो उसे भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और लास्ट, राज्य के अन्य मंत्री। समझो, यदि आप किसी राज्य के मंत्री हैं, क्या है, आप योगी सरकार में मंत्री हैं और मंत्री रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, है ना, लड़ सकते हो। चुनाव लड़ते समय इन सभी पद पर कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते समय उसे अपने पद से रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। और यदि कोई व्यक्ति आईएएस है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उसे अपने पद से क्या देना पड़ेगा, रिजाइन। यही अंतर है इन 5 पदों में और अन्य पदों में, ठीक है। तो लाभ का पद उसने धारण ना किया हो। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्या होगा, जैसे ही वो चुनाव जीतेगा, राष्ट्रपति का पद प्राप्त करेगा, उसका राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा। जैसे इस समय वर्तमान की राष्ट्रपति कौन है, इनसे पहले राष्ट्रपति कौन है भारत की, मैडम जी। इसके पहले कौन थी, रामनाथ कोविंद। जब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने तो उस समय वह कहाँ के गवर्नर थे, बिहार के। बिहार के गवर्नर पद पर रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, किसका, राष्ट्रपति का चुनाव जीता। और जैसे ही पद प्राप्त किया, उनके बिहार का गवर्नर का पद स्वतः क्या हो गया, खाली हो गया। समझ में आ गई बात, पक्का। अब देखो, अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने की योग्यता। 59 क्या कह रहा है, शर्त। इन तीनों चीजों को प्राप्त, सॉरी, इन दोनों चीजों को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तब वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होगा तो वो चुनाव होगा कि कैसे क्या होगा, मतलब उसका चुनाव होगा कि ऐसे मनोनीत होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव करेगा कौन, इसके लिए आर्टिकल 54 क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें कौन कौन होंगे, कौन कौन होगा बताओ, जिसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सभी कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। समझ में आई बात। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा जीत किया जाएगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या यहां पर कहीं भी यूटीज आई, क्या यहां पे यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख हुआ, क्यों, अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा ना। भारत में क्या क्या है, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो राज्यों की तो चर्चा हो गई, यूनियन टेरिटरीज को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो। यार ये बताओ, क्या कभी यूनियन, इसका मतलब क्या है, अच्छा बताओ क्या लिखा है इसका, केंद्र शासित
प्रदेश एक ऐसा राज्य जो किसके द्वारा शासित हो रहा है? केंद्र द्वारा। यानी ऐसा क्षेत्र जो राष्ट्रपति द्वारा शासित हो रहा है, उसमें जो शासन कर रहा है वो राष्ट्रपति का कौन होगा? हे भगवान, तुम लोग क्या हो यार। यूटी का क्या मतलब है? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। इस संघ शासित प्रदेश का मतलब क्या है? उस प्रदेश पे विधानसभा नहीं शासित करेगी। कौन शासन कर रहा है? डायरेक्ट केंद्र से राष्ट्रपति द्वारा शासन हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों पे राष्ट्रपति शासन डायरेक्ट करेगा? नहीं करेगा। वो किसको चुनेगा? प्रशासक को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जो किसका प्रतिनिधित्व करेगा? तो यूटीज में क्या विधानसभा हुई? तो जब विधानसभा नहीं है तो चुनाव में भाग लेगा कौन? समझ में आ गई बात? ऐसे क्षेत्र में जहां पे विधानसभा है ही नहीं, तो चुनाव में कौन वोट करेगा? कोई नहीं करेगा। इस वजह से यूटीज को शामिल नहीं किया गया। लेकिन अनुच्छेद 239 के द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी यूटीज में नई विधानसभा का सृजन कर सकती है और मंत्रिपरिषद को बना सकती है। तो जैसे ही किसी संघ शासित प्रदेश में विधानसभा बनी, यह विधानसभा कहां जुड़ जाएगी? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। आज तक कितनी यूटीज के विधानसभा जुड़ी हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? हे भगवान, फंस गए हम। कितने हैं? 4 में और 14 में, 20 में। 20 संघ शासित प्रदेशों में, है ना? भारत के कितने, अच्छा कितने संघ शासित देश हैं भारत में? 8। चलो 8। कितने जगहों पे विधानसभा है? अरे भगवान, किसने रोका है पढ़ने के लिए? निर्वाचक मंडल किसका? राष्ट्रपति का। कितने लोग? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के और 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किसको शक्ति प्राप्त है कि संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया जा सकता है? यह शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। अनुच्छेद 239। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने 2 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन किया। वो दो प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली और जैसे ही दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा बनी, वैसे ही तुरंत 17वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी को भी को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित। ये दिल्ली और पौंडीचेरी कब जोड़ा गया? 17वां संविधान संशोधन 1992। जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, हालांकि कोई पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, जब करोगे तब पता चलेगा ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। हवा में चल रही तैयारी, हवा में चल रहा पेपर। 12 अक्टूबर आएगा और क्या होगा पता नहीं, कितना बेहोश रहोगे यार तुम लोग। चलो, निर्वाचन मंडल समझ में आ गया? तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य क्यों भाग लेते हैं? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं भैया, भैया तुम अपना फोन देखो पहले वहां पे। चलो आगे चलो, नहीं बताएंगे कुछ भी।
नेक्स्ट देखो, अभी पद निर्वाचन समझाएंगे नहीं, निर्वाचन थोड़ा कठिन है, उसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए। राष्ट्रपति का योग्यताएं पूरी हो गई। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है? जो अनुच्छेद 1858 में दी गई योग्यताओं को पूरा कर रहा हो। वो योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से, वंश से, किसी भी तरह से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, अधिकतम है। कैसे? अधिकतम का उल्लेख नहीं है, 100 वर्ष का भी आदमी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम का उल्लेख है। तो कब कितनी कितनी आयु पूरी कर चुका हो? 35 वर्ष। तीसरा, वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता को पूरी रखता हो। उसके बाद उसने कोई लाभ का पद धारण नहीं किया। वो कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 59 में। इन सब के बावजूद निर्वाचन होगा। निर्वाचन करेगा कौन? अरे यार, निर्वाचक मंडल बोलो ना। और निर्वाचक मंडल ने किसी व्यक्ति को चुना और राष्ट्रपति बना दिया, हाँ या ना? बन गया। राष्ट्रपति जैसे बना, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। है? मतलब विपक्ष क्यों चुनेगा? विपक्ष वोट कर रहा है ना। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है इस समय? ला हौल। मार दो तुम लोग भाई, कसम से। तैयारी है, यूपीएससी कोचिंग कर रहे हो, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? हैं? 273। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है तुम लोग का। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? हे भगवान। 233 निर्वाचित होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं। इस समय कितने हैं? 245। तो ये लोग भाग लेंगे, ये लोग भाग लेंगे, और राज्यों की विधानसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो चुनाव में वोट तो दे रहे हैं, विपक्ष क्या चुनेगा? हाँ? 2 या 3 खड़े होते हैं। वो सब आएगा, निर्वाचन अभी छोड़ा है ना, निर्वाचन की कल क्लास होगी। पूरा निर्वाचन बहुत कठिन है, और हमें नहीं लग रहा कि तुम लोग समझ पाओगे निर्वाचन। जब तुम लोग ये सब नहीं समझ पा रहे हो, सबसे कठिन काम है निर्वाचन। प्रत्यक्ष होता कि अप्रत्यक्ष होता निर्वाचन राष्ट्रपति का? तो भारत में कौन कौन से चुनाव है जो प्रत्यक्ष होते हैं? हाँ, जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करती, कौन कौन से? लोकसभा के हो गए, विधानसभा के हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और बताओ। अरे हो तो गया लोकसभा। और लोकल बताओ ना कौन से? प्रधानी के चुनाव हो गए, और नगर पालिका के चुनाव हो गए। ये सारे चुनाव क्या होते हैं? प्रत्यक्ष। भारत में कितने चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं? किसके? अरे भगवान। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और राज्यसभा के सदस्यों का। भारत में ये 3 है जिनका चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। यानी इसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं करेगी, बल्कि इसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है। इसमें जनता द्वारा चुने गए लोग वोट करते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे कि नहीं ले रहे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को किसने निर्वाचित किया? हमने। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, उनको किसने निर्वाचित किया? हमने। समझ में आया? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। सुनो, प्रणाली क्या है इसकी प्रोसेस? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणिक गुप्त मतदान। ये समझ ही नहीं पाओगे क्या कह रहे हैं हम। जब तुम ये नहीं समझ पा रहे हो,
जब तुम ये नहीं समझ पा रहे हो तो ये छोड़ो यार, खत्म करो। चलो, हो गया निर्वाचक मंडल। अब कोई व्यक्ति पद पर बैठ गया तो कितने वर्ष तक बैठेगा? 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। पद प्राप्त कर लिया है ना। शपथ लेता किसकी है? अच्छा, शपथ का उल्लेख कहां पर है? शपथ की कौन सी अनुसूची है जिसमें सभी लोगों की शपथ का उल्लेख किया गया है? कौन सी अनुसूची है भारत की? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 11वीं, 12वीं? भाई साहब, तुम लोग से अच्छा ना बता, मतलब गधा वधा बैठा लो यहाँ पे, वो फीस दे ना दे, उनको पढ़ा दो, वो भी समझ जाएंगे ज्यादा। तो होने तो रिकॉर्ड, तुम बेइज्जती तो महसूस हो। सच बता रहे, सब गधे हो। मतलब वो भी शर्मा जाएगा जिस दिन तुम लोग से बात कर लेगा वो। एक दिन बुलाएंगे, गधा लेके आएंगे किराए पर, बैठा लेंगे, सबसे बात कराएंगे तीनों 1 to 1। और उसको लगेगा यार, हमें लगता था कि आज तक हम ही सबसे बड़े गधे, नहीं, मेरा भ्रम था। हमसे भी ज्यादा बड़े गधे इस दुनिया में पाए जाते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में 3 ऐसे पद हैं जिनका शपथ का उल्लेख अनुसूची में ना कर कर किसमें किया गया है? अनुच्छेदों में। वो पद कौन से हैं? पहला पद है राष्ट्रपति का, दूसरा पद है वाइस प्रेसिडेंट का, और तीसरा पद है गवर्नर का। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में। एक ऐसा पद जिसकी शपथ का उल्लेख अनुसूची में ना करके किसमें किया गया? अनुच्छेद में। वो अनुच्छेद कौन सा है? इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट किस चीज की शपथ लेगा? उस शपथ का उल्लेख इसमें ना होकर, अनुसूची 3 में ना होकर, किसमें है? अनुच्छेद 69 में। इसी तरह से भारत में एक पद है जो गवर्नर के नाम से जाना जाता है। इसकी शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में नहीं है। कहां पर है? अनुच्छेद 159। ये 3 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में ना होकर कहां पर है? अलग अलग अनुच्छेदों में। बात समझ में आई? तो शपथ कहां पे है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां पर है? 60 में। किसकी शपथ लेता है? संविधान की और उसकी लॉ की। अपनी इस शपथ में वह किन शब्दों का यूज करता है? कि मैं फलाना, जो भी होंगे, संविधान की रक्षा, उसकी सुरक्षा और उसका बचाव करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। यह पूछा गया क्वेश्चन यूपीएससी में। निम्न में से कौन सा शब्द राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित नहीं है? तो पहला कौन सा है? वो संविधान की क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, मतलब रक्षा करेगा, सिक्योर रखेगा, उसको संरक्षित रखेगा। तीसरा, उसको बचाने का प्रयास करेगा। ये समझ में आई बात? किसने किया ये बात? ये शपथ कौन ले रहा है? इस शपथ का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 60 में। और शपथ दिला कौन रहा है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कितने वर्ष तक बैठेगा पद पर? जब कोई व्यक्ति पद प्राप्त करेगा तो पद जाएगा भी, तो पद रिक्ति भी होगी होगी। बताओ, राष्ट्रपति की पद रिक्ति किन किन आधारों पे हो सकती है? जो व्यक्ति पद पर बैठा है उसका टाइम पूरा होगा पहले कि नहीं? तो पहला क्या हो सकता है? कार्यकाल पूरा हो जाए, या, हाँ बिल्कुल, या मृत्यु हो जाए, या खुद रिजाइन दे दे, या उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए, या उसका निर्वाचन
अवैध हो जाए। अवैध की जगह लिखो रद्द हो जाए। सोचो। अच्छा पहले ये बताओ, निर्वाचन रद्द करेगा कौन? ये शक्ति किसको दे रखी है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद बताओ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? आर्टिकल। हे भगवान, ये सब कभी याद रखोगे? पेपर कब है? 27,000 साल बाद भी यूपीएससी की परीक्षा दोगे ना, तब भी नहीं होगा। चलो अब बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए बैठा? 5 वर्ष के लिए। यानी मान लो आज की डेट क्या है? आज कौन सी तारीख है? कब तक बैठेगा? बता रहे हैं। कब तक बैठेगा? उसका आखिरी दिन कब है? यानी उसका पद अगर कार्यकाल पूरा होने पर खाली हो रहा है, तब उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? नहीं हो पाए, कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव नहीं हो पाए तो कौन बैठेगा? बस, नहीं 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 नहीं, यही फंस। अगर चुनाव नहीं हो पाए, वैसे तो 5 वर्ष पूरा होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हो पाया और उसका टाइम पूरा हो गया। कब? 5 वर्ष पूरे हो गए। तो उस पद पर कौन बैठेगा? उसका उत्तराधिकारी जब तक ना आ जाए वह उस पद पर बैठा रहेगा। समझ में आई बात? यदि राष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल पूरा होने पर खाली हो रहा है और चुनाव नहीं हुए, तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा रहेगा। कब तक? जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद को ना प्राप्त कर ले। बाकी किसी अन्य आधार पर अगर पद खाली हो रहा है तो कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वो रिजाइन दे दे, या इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया जाए, या उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचन रद्द घोषित कर दिया जाए, तब उसके पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। कब तक बैठा रहेगा? वो चुनाव की क्या समय सीमा है? 6 माह के भीतर चुनाव करा लिए जाएंगे। यानी उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा? 6 माह। और जैसे ही 6 माह के अंदर चुनाव हुए, कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बना, ये वाइस प्रेसिडेंट कहां चले गए? वापस अपने उपराष्ट्रपति के पद पर। समझ में आ गई बात? पक्का? तो कार्यकाल पूरा होने पर यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है तो कौन बैठेगा? वही व्यक्ति बैठा रहेगा जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। बाकी अन्य आधार पर अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है तो राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। कब तक बैठा रहेगा? जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे। और जैसे चुनाव होंगे, नया व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। ये भाई जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं कहां चले जाएंगे? वापस उपराष्ट्रपति के पद पर वापस चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? यहां तक पक्का? लिखो कुछ। नहीं लिखो, नहीं लिखो। अब सोचो, मान लो राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु से खाली हुआ, तो कौन बैठा? उपराष्ट्रपति बैठ गया। जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठा, क्या कहलाएगा वो? एक्टिव प्रेसिडेंट। कब तक बैठेगा? जब तक चुनाव ना हो जाए। चुनाव की अधिकतम सीमा कितनी है? 6 माह। यानी वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में कितने दिन काम करेगा? अधिकतम 6 माह। मान लो ये भी नहीं है तो सीजीआई। ये भी नहीं है तो हाँ ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन अभी तक संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। देखो अनुच्छेद 70 कह रहा है। कौन सा? अनुच्छेद 70 कह रहा है कि राष्ट्रपति का किसी आकस्मिकता के आधार पर पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएगा और वो सारे काम करेगा जो राष्ट्रपति
कर रहा है उसको वो सुख सुविधा मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिल रही थी। यदि मान लो राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन बैठेगा? इसका कहीं उल्लेख नहीं था। 70 में लिखा है प्रेसिडेंट का पद खाली तो कौन बैठा? और एक बार स्थिति बनी इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, जब राष्ट्रपति से रिजाइन दिलवा दिया गया, उसके बाद उपराष्ट्रपति को भी रिजाइन देना पड़ा, तब कौन बैठा? तब 70 का हवाला देते हुए एक नई व्यवस्था की गई और किसको बैठा दिया गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो आज तक इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है, जब राष्ट्रपति का पद खाली, उपराष्ट्रपति का पद खाली, तो कौन बैठा? सीजीआई। इस चीज का उल्लेख कहां किया गया है? नहीं नहीं, इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया ना अपनी पावर्स का। जैसे ही राष्ट्रपति ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तुरंत रिजाइन मान लिया, उनको रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद जैसे वाइस प्रेसिडेंट आए, वो भी इनके कदमों पर चल रहे थे, उनसे भी रिजाइन दिलवा दिया गया। अब कौन बैठा? तो सीजीआई बैठे, फखरुद्दीन अली अहमद। ये पहले जो राष्ट्रपति बने, वो उसके पहले क्या थे? सीजीआई। समझ में आया? अब जैसे मान लो राष्ट्रपति बैठ गया गद्दी पर, राष्ट्रपति उतर गया, राष्ट्रपति की जगह कौन बैठेगा? तो जब वह वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, तब वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा, तब वह उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा। मान लो राष्ट्रपति का पद खाली, उपराष्ट्रपति का पद खाली, तो कौन बैठा? और जैसे सीजीआई राष्ट्रपति के पद के लिए बैठेगा, सीजीआई का काम कौन करेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज। क्यों? क्योंकि सीजीआई कहां पर है? सीजीआई राष्ट्रपति के पदों का कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बात समझ आई? और जैसे कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, सीजीआई वापस कहां जाएंगे? अपने सुप्रीम कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट कहां चले जाएंगे? अपने राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने लगे। हाँ हाँ, वरिष्ठ न्यायाधीश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तब तक के लिए सीजीआई की तरह काम कर रहे होंगे जब तक सीजीआई राष्ट्रपति के लिए काम कर रहा है। और जैसे ही, हाँ, कौन परमानेंट हो गए? हाँ, मान लो हो गए तो फिर अब जो सीनियर जज है वो सीजीआई परमानेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन जैसे वापस आओगे तो वापस कहाँ चले जाओगे? अपने अपने पद पर। सीजीआई कहाँ चला गया? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पद पर। जैसे ही कोई नया राष्ट्रपति आया, सीजीआई वापस कहाँ आ गए? अपने पद पर। और सीजीआई में सीजीआई के पद पर कौन बैठा था? सीनियर जज, वो कहाँ चला गया? अपने पद पर। ठीक है, व्यवस्था क्या है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 70 में। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है किसी भी कारण से, किसके कारण से, किन कारणों से? 5 में से आखिरी के 4, कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति के पद खाली है तो कौन बैठेगा? तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसके पद को प्राप्त, रट लेना ये सब चीजें। बाकी अन्य पद पर खाली हो रहा अन्य कारणों से, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यदि वो भी नहीं है तो भारत भारत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस पद पर काम करेगा। ठीक है, इसका उल्लेख कहां है? तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 70 में। ठीक है, चलो अब आ जाओ, क्या था ये? मृत्यु हो गई तो खाली हो गया, रिजाइन दे दिया तो खाली हो गया। ये क्या है? चलो अब ले आओ अनुच्छेद 61, है निकालो। किसका उल्लेख कर रहा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जाएगा? बिल्कुल, एक आधार है महाभियोग लगाने का, सिर्फ एक आधार। वो आधार क्या है? सिर्फ जब उसने संविधान का, किसने किया हो। कब कहोगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है? ये कब कहोगे कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है? रजिस्टर खुला हो तुम्हारा ना? अच्छा आगे बताओ, ये कब कहोगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है राष्ट्रपति द्वारा? बताओ। अच्छा, कल तुमको कहा था ना पढ़ने के लिए। चलो, तुम तो पढ़ के आए हो, है ना? तुम भी पढ़ के आए हो।
कब कहोगे कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है? सिर्फ एक आधार, जब उसने अनुच्छेद 74 के तहत काम ना किया। और 74 क्या कह रहा है? कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये कौन कह रहा है? और जैसे ही मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति ने मानने से इनकार कर दिया, मंत्रिपरिषद क्या कहेगी? इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दो। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया चले, आगे चले। कहां पे लिखा है? अनुच्छेद 61। अब देखो, जैसे राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए इनकार कर दिया, मंत्रिपरिषद किसको कहेगी कि इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करो? राष्ट्रपति को कहेगी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करो। हाँ, लोकसभा या राज्यसभा से कहे, किसी से भी कहेगी कि राष्ट्रपति को हटाने वाला जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया जाए। तो महाभियोग का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा? इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली शर्त क्या है? इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। समझो, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई। कहां पर? चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसको किसी भी, पहली बात क्या, कहां प्रस्तुत किया जाएगा? किसी भी सदन में। शर्त क्या है? कि प्रस्ताव लाने से पहले उस प्रस्ताव पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का क्या हो? सिग्नेचर हो और लिखित रूप में वह प्रस्ताव लिखा गया हो। समझे? मान लो कहां आया? लोकसभा। लोकसभा में सदस्य कितने? मंत्रिपरिषद ने कहा कि महोदय के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। कहां पर? लोकसभा। लोकसभा में कितने सदस्य? इनका 1/4 लोग कितने हो गए? लगभग 136। 136 लोगों ने जब तक उस प्रस्ताव पे साइन नहीं किए तब तक प्रस्ताव लाया नहीं जाएगा। समझे मेरी बात? लिखित सूचना किसको किसको देनी पड़ेगी? 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना किसको देनी पड़ेगी? उस अध्यक्ष को। यदि लोकसभा में आया तो उस 1/4 सदस्यों की लिखित सूचना किसको भेजनी पड़ेगी? लोकसभा अध्यक्ष को। यदि राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में कितने सदस्य? इसके 1/4 कितने हो गए? 61 लोग लिखित सूचना किसको अवगत कराएंगे? राज्यसभा के सभापति को। फिर से सुनो, प्रक्रिया कहां शुरू की जाएगी? तो इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता। शर्त क्या है? जिस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित लिखित प्रस्ताव किसको भेजना पड़ेगा? उस सदन के अध्यक्ष को या उस सदन के सभापति को। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? बात समझ में आई? प्रस्ताव लाने से पहले उस सदन के 1/4 सदस्यों का विथ साइन लिखित प्रूफ किसको भेजना पड़ेगा? उस सदन के अध्यक्ष या सभापति को। कितने समय पूर्व? 14 दिन पूर्व। ठीक है, प्रस्ताव आ गया। प्रस्ताव कहां आया? कहां लेके चले हम? तुम लोग जहां बताओ वहां पे। पहली बार कहां आया? लोकसभा। और लोकसभा में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ लिखित सूचना कहां पहुंच गई? लोकसभा के अध्यक्ष के पास पहुंच गई। अध्यक्ष उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा कहां पर? सदन के पटल पर रखवा दिया। क्या होगा इस पर? क्या होगा? चर्चा होगी और मतदान होगा। जिस सदन में आया वहां पर क्या हुआ? चर्चा हुई और मतदान। और पास करने के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत। समझो, कितने सदस्य लोकसभा में? 543 सदस्य। इसमें सत्ता पक्ष के पास कितनी सीटें हैं? मान लो 280 करीब। ठीक है,
और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए कौन बाध्य है? राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद की सलाह उसने मानी नहीं है तो क्या कहा गया? किसने संविधान का उल्लंघन किया। तो प्रस्ताव लाने के लिए प्रेशर कौन डाल रहा है? मंत्रिपरिषद। क्या मंत्रिपरिषद जो प्रेशर डाल रही है, क्या पूरा सदन उसको पास करने के लिए हाँ कहेगा? सोचो, एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष। राष्ट्रपति है किसका व्यक्ति, आदमी? सत्ता पक्ष का। यानी मोदी साहब जिसको चाहेंगे उनको राष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन बनाएंगे क्यों मोदी साहब? ताकि मेरे सभी काम के तुरंत क्या कर दें, वो साइन कर दें और काम धीरे स्मूथली चलता रहे। लेकिन राष्ट्रपति की खिसक गई, मान लो वो कहे नहीं करूंगा साइन, तो दोनों के बीच क्या हो गया? एंटी। यानी मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति बार बार क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। मोदी साहब क्या कहेंगे कि मैडम जी ने क्या किया, मेरी सलाह नहीं मानी और अर्थात संविधान का उल्लंघन। तो ये मंत्रिपरिषद किसकी तरफ है? सत्ता पक्ष की ओर। लेकिन विपक्ष क्या कहेगा इस समय, इसी समय? बढ़िया, अरे मैडम और मना करो, ये जितने काम कर रहे हैं सब खराब कर रहे हैं, और मना करो, भड़काएंगे। अब सोचो, प्रस्ताव आ गया कहां पर? कहां पर? लोकसभा में। सत्ता पक्ष तो प्रस्ताव में पास कर देगी, साइन कर देगी, कि मोदी कहने पे। लेकिन राहुल गांधी कहने पर महाभियोग का प्रस्ताव पास होना कठिन है कि नहीं है? है कि नहीं? और चाहिए क्या, कितना होता है? तीन सौ बासठ लोग अगर पक्ष में वोट करेंगे तब ये प्रस्ताव पास होगा, नहीं तो कठिन है। सीटें कितनी है बीजेपी के पास? मान लो 320 मैक्सिमम, मान लो इतनी है। अभी भी ये 42 वोट कहां से लाएंगे? विपक्ष देगा? विपक्ष क्या कहेगा? मैडम आप सही कर रही हैं, इनकी कोई भी बात मत मानो, हम आपके साथ खड़े हैं। इस वजह से आज तक भारतीय राजनीति में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। मान लो पास हो गया, पहली बात तो क्या हुआ? सदन के पटल पर रखा है कौन? चर्चा हुई, मतदान हुआ। मतदान में अगर विशेष बहुमत से पास हो गया तो प्रस्ताव कहां पहुंच गया? राज्यसभा। प्रस्ताव पे पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव वहीं पर तुरंत कैंसिल। मान लो पास हो गया, कहां पहुंच गया? राज्यसभा। राज्यसभा उस जांच को, मतलब जो उस प्रस्ताव पर क्या करेगी? कमेटी का गठन करेगी और देखेगी या जांच करेगी या करवाएगी कि जो आरोप लगा है वो सही है या गलत है। अगर गलत पाया गया तो प्रस्ताव तुरंत कैंसिल, सही पाया गया तो अब राज्यसभा में फिर से मतदान शुरू होगा। कैसे पास होगा? अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो क्या हो गया? महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो गई और राष्ट्रपति का पद खाली। लेकिन राज्यसभा ने प्रस्ताव को फेल कर दिया, तब बात समझ में आ गई? कठिन है कि सरल है? महाभियोग की प्रक्रिया लागू करना और उसको पूरा करना कठिन है कि सरल है? कठिन है। सुनो, फिर से सुनो। महाभियोग कब लगेगा राष्ट्रपति के ऊपर? जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। संविधान का उल्लंघन कहोगे कब? तो हम अनुच्छेद 74 को आधार बनाकर कहेंगे कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया। क्यों? क्योंकि 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसकी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए, यदि नहीं माना तो ये कहा जाएगा कि उसने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानी, अतः संविधान के अनुच्छेद 74 का उल्लंघन किया। महोदय के खिलाफ क्या ले आओ? महाभियोग। ये सलाह कौन दे रहा है? मंत्रिपरिषद। क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानी, यह प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? किसी भी सदन में लाया जाएगा। लेकिन सदन में लाने से पहले उस सदन में जहां लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित पूरा प्रस्ताव किसको पेश करना होगा? सदन के अध्यक्ष या सदन के सभापति को। यदि लोकसभा में आया तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर लेकर कहां पहुंचोगे? लोकसभा अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष उस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखेगा, मतदान कराएगा। मतदान कैसे होगा? 2/3 यानी विशेष बहुमत से अगर पास तो मामला कहां चला गया? दूसरे सदन में। यदि पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव वहीं पर कैंसिल। अगर मान लो प्रस्ताव पास हो गया तो कहां गया? राज्यसभा। राज्यसभा उस प्रस्ताव की, उस उल्लंघन या उस आधार की जांच करेगी या करवाएगी। उस जांच कमेटी में 3 सदस्य होंगे, एक भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये 3 लोग जांच कमेटी बनाएंगे और क्या किसकी जांच करेंगे?
कि राष्ट्रपति के ऊपर जो आधार लगा महाभियोग का वो सही है या गलत है। अगर गलत पाया गया आधार तो प्रस्ताव वहीं पे कैंसिल, अगर सही पाया गया तो फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी। राज्यसभा में वोटिंग होते हुए अगर 2/3 विशेष बहुमत से पास हो गया तो प्रस्ताव पास और राष्ट्रपति का पद खाली। लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव फिर से कैंसिल और महाभियोग की प्रक्रिया वहीं पर खत्म। समझ में आएगी? इस पूरी प्रक्रिया में लोकसभा राज्यसभा क्या कैसा काम कर रही है? इस पूरी प्रक्रिया में लोकसभा राज्यसभा का चरित्र कैसा है? ये बिल्कुल न्यायपालिका की तरह काम कर रही ना, खुद जांच कर रही है, खुद निर्णय सुनाएगी, निर्णय सुना के खुद महाभियोग की प्रक्रिया लगा देगी और राष्ट्रपति को पद से हटा देगी। तो जैसे महाभियोग के प्रस्ताव आएगा, लोकसभा राज्यसभा सदन ना रहकर कैसे काम करेंगे? क्वासी जुडिशियल के रूप में, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करेंगे। यह बात समझ में आई? यानी इस समय लोकसभा राज्यसभा का चित्र कैसा है? लोकसभा एंड राज्यसभा एक्ट लाइक अ जुडिशरी। ठीक है, ये है महाभियोग की प्रक्रिया। आज तक भारतीय संविधान में, भारतीय इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया। लाया गया है लेकिन पास एक बार लाया गया, लेकिन नहीं, मंत्रिपरिषद अलग है, मंत्रिमंडल अलग है। मंत्रिपरिषद का गठन किससे हो रहा है? लोकसभा से, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मध्य संबंध है। संसदीय शासन व्यवस्था में देखा था, जब लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा में बहुमत दल मिला, बहुमत दल से क्या हुआ? बहुमत दल का गठन हुआ। बहुमत दल ने क्या किया था? अपने नेता को चुना। वही नेता क्या कहलाया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या देगा? एक लिस्ट। वो लिस्ट क्या है, किसकी है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट है, मंत्री परिषद की लिस्ट है। उस मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा कितनी है? लोकसभा के कितने सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होंगे? किसके? लोकसभा की कुल सीटों का अधिकतम 15% ही मंत्री परिषद बन सकते हैं। ये कब हुआ? ये किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया? 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में। और उस मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण विभाग जिसको दिया गया वो क्या कहलाएगा? मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद, ये मान लो वर्तमान में मंत्री परिषद की संख्या कितनी है? 82। इसमें जितने महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे गृह विभाग, जैसे रक्षा, जैसे वित्त, जैसे सड़क एवं परिवहन, ये विभाग हैं। तो विभाग को होल्ड कौन कर रहा है? मंत्री। ये मंत्री जो महत्वपूर्ण विभाग को संभाल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री या नहीं, मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद के अंदर, मंत्री परिषद कितने होंगे टोटल? मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। यानी वो संख्या कितनी है? इसमें जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है वो कितने? मान लो 82 को 3 भागों में बांटो। जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है वो किसको दे दिए गए? कुछ अन्य मंत्रियों को। मान लो उनकी संख्या कितनी है? 30। इससे इनकी सहायता करने के लिए कुछ मंत्री होंगे, उनको किस नाम से जाना गया? और ये कौन है? और इनकी सहायता के लिए ये, और इनकी सहायता के लिए कौन है? उपमंत्री। ये 82 का कैटेगराइजेशन है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है? मंत्रिमंडल, कैबिनेट। उससे कम, उससे कम, हाँ, ये तीनों नहीं, इसके लिए बाध्य है। मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का नहीं उल्लेख है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होगा, समझे? और उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट विभाग किसके पास है? और इनकी सहायता करने के लिए कौन है? उसकी सहायता करने के लिए हो सकता है इस समय कितना हो, 30 22 हो सकता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण विभाग है उनको होल्ड करने का काम किसके पास? कैबिनेट स्तर के मंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री ये हैं। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री कौन है, तो ये उससे कम, ये उससे कम। हालांकि ये सब आपस में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्यों? मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर इसके अंदर भी घुसो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? उससे कम, उससे कम। ठीक है, ये महाभियोग की प्रक्रिया थी। बाकी कल चुनाव करेंगे, ध्यान से पढ़ना। कल मिलते हैं, ठीक है।